के धन्यवाद कि हमने के 11 आदमी के प्रभारी के भेजल हम। एक तरफ से बताओ, सबसे पहले अर्जुन रजवार था बोकारो से हो, चंदन जाई बोकारो से। और बाद रुपेश मंडल धनबाद से, विजय सिंह दा जो वरिष्ठ पत्रकार भी है जेटीएन के। और बाद हमारे दादा दीपक दा आंदोलनकारी बैठल हो, यहाँ पर गार्जियन के स्वरूप में उपस्थित है। इधर हमारा अनवर दा हो पचासी से, इधर हमारे रवि दा हो रामगढ़ से, उधर हमारे आनंद दा हो रामगढ़ से। उसके बाद उधर विराट दा हो जो यहाँ गार्जियन के रूप में मौजूद हो। और बाद इधर कुणाल हो जो खुसरो से हो, इधर टिग्गा दा हो हमारे सनी टिग्गा जो गुमला। आज जो कमेटी के चयन करल जा रहा वो एक एडहॉक कमेटी लगो यानी जिला के संयोजक मंडली। देख हमनी जगह पैसा ना हो, दारू ना हो, गांजा ना हो, सिगरेट ना हो, बीड़ी ना हो, गुटखा ना हो, तंबाकू ना हो और जेब भी खाली हो। मतलब थोड़ा 2 साल जैसे संघर्ष कर रहे हैं, उस तरह से आगे तोहनी के टीम बनने में, संगठन के खड़ा करे में तोहनी की मेहनत करे हो। एक छोटा सा तोहनी उदाहरण समझे तो कि देख ले जब महाभारत के जब युद्ध हो तो वहाँ 2 पक्ष है, एक कौरव के एक पांडव के। तो कौरव पक्ष वाला के अगर मैं एक राय दिया गया कि जितना भी सैनिक आएगा ना तो जहाँ युद्ध फील्ड में घुसेगा उससे पहले घेर लो और अपने तरफ शामिल कर लो। मतलब पांडवों की तरफ जाने ही मत दो, अपना जो कुनबा है, अपना जो कुटिया है उसमें घुसा लो। बस वही कुटिया में, वही कुनबा में अपना सेना को बढ़ाने के लिए यह सम्मेलन रखा गया है। जो भी पार्टियां हैं, जो भी संगठन है, उससे हमको अपने संगठन में लोगों को लाना है, क्योंकि जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। और जिस लड़ाई पर हम लोग चले हैं, जिस रास्ते पर हम लोग चले हैं, कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो सबका उत्तरदायित्व आज बनेगा कि आप लोग कैसे विस्तार कीजिएगा। संयोजक मंडली में आज हम लोग 18 प्रखंड के, हर प्रखंड से 2 लोग को लेंगे, 2 या 3 लोगों को लेंगे जो निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से जो वहां पर लाइनअप कर सके, वहां संगठन को खड़ा कर सके। अगर आपके पास समय है, देखिए आपको परिवार को भी संभालना है और संगठन को भी संभालना है। जो ये दोनों चीजें साथ साथ कर सकते हैं वही जिम्मेवारी लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जिम्मेवारी ले लिए और जाके फिर सो गए, ऐसा नहीं चलेगा। ये कोई पैसा नहीं देगा आपको, कोई दारू नहीं देगा, कोई मुर्गा नहीं देगा। आपको खुद से जाना होगा, खुद से खटना होगा, खुद से लाइनअप करना होगा। तो जो प्रखंड का जिम्मेवारी लेना चाहते हैं कि हम अपने प्रखंड का, यहाँ से जो कमेटी बनेगी वो कमेटी के साथ में 2 कमेटी के साथ में जो वहाँ चुन के भेज दिया जाएगा। यहाँ से जो प्रभारी, केंद्रीय टीम के प्रभारी हैं, वो 4 प्रभारी, जैसे 11 प्रभारियों को दिया गया है, 3 टीम में बटेंगे और तीनों टीम में 6 या 18 यानी 3 जोन में हम लोगों ने बांटा है रांची को। वो 3 जोन में जाएंगे। वहाँ जिस प्रखंड के जिस प्रभारी को चुना गया है उनका काम इतना रहेगा कि वहाँ प्रखंड के सभी पंचायत, यानी मान लिया जाए अनगढ़ा प्रखंड में अगर 18 पंचायत है तो 18 पंचायत के लोगों तक सूचना पहुंचना चाहिए कि आज प्रखंड का विस्तार होना है। समझ में? अब वहां भी हम लोग क्या करेंगे कि एडहॉक कमेटी बनाएंगे, प्रखंड का संयोजक मंडली, जिसका काम रहेगा कि पंचायत में जाकर वहां अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष चुन देना है। मतलब परफेक्टली उसको चुन देना, जैसे एक पार्टी का प्रारूप होता है, जैसे एक संगठन का प्रारूप होता है। वहां एडहॉक कमेटी नहीं बनेगा, डायरेक्ट पंचायत का विस्तार हो जाएगा जो हमेशा के लिए रहेगा। और उसमें सभी जाति, धर्मों, लिंग, संप्रदाय का ख्याल रखा जाना चाहिए। इस संगठन का पहला रूल। उसके बाद उस पंचायत के जो कमेटी रहेगा उसका काम क्या है कि जितना बूथ स्तर या वार्ड स्तर है उसका पंचायत में, मान लीजिए 5 है तो 5 में जाके उसका विस्तार करना है। उसमें क्या करना है कि 10 लोगों को एक टीम बनाना है और 10 को के प्रभारी बना देना है। ये डायरेक्ट आपको एक PDF मिलेगा केंद्रीय कमेटी की ओर से, जिसमें उसका प्रभारी बना देना है। सभी का क्या रहेगा, उसका टोला का, उसका नाम रहेगा, टोला का नाम रहेगा, फोन नंबर रहेगा, पता रहेगा, उसका पैसा क्या है, ये चीजें रहेगी। जो केंद्रीय टीम के पास जो वहां पर बूथ का विस्तार करने के बाद वो जो प्रारूप रहेगा, वो जो PDF बनेगा, वो सौंप देगा पंचायत वाले को। अब पंचायत वाले के जब वहां पर सारा चीज में, सारा बूथ में विस्तार हो जाएगा, पंचायत वाले सौंप देंगे प्रखंड वाले को और प्रखंड वाले सौंप देंगे जिला वाले संयोजक को, और जिला वाले संयोजक जो है वो केंद्रीय टीम को, प्रभारी को सौंप देगी। बात हमारी समझ में आई आप लोगों की? नहीं समझ में आई? फिर से हम बता रहे हैं। देखिए हम लोग केवल प्रभारी बन के आए हैं और ये सिलसिला तब तक रहेगी। अब क्या है कि बूथ वालों की या वार्ड वालों की क्या काम रहेगा
तो कुछ दिनों में हो सके 1 महीना का टाइम हम आप लोग को देंगे। हम लोग 4 दिन में यानी 26, 27, 28, 29 इस 4 दिन में 18 प्रखंड का विस्तार कर लेंगे। अब आप लोग का एक सवाल यहाँ रहेगा कि 6 प्रखंड के लोग तो आए ही नहीं, तो कैसे होगा विस्तार? हम उसका उपाय बताते हैं। देखिए, जिसका प्रखंड सटा हुआ है वहां के 10 लड़कों को आपको संपर्क करना है कि आपको जेबीकेशन है, हमारे लड़के हैं जरूर, हो सकता है वहां तक सूचना नहीं पहुंच पाई है, जानकारी नहीं हो पाया होगा, इसलिए शामिल नहीं हो पाए, हमारे लोग हैं वहां पे। आप संपर्क कीजिए, वहां एक संगठन बनाइए, टीम बनाइए और उनका हम लोग विस्तार कर देंगे 4 दिन में, ठीक है? 26, 27, 28, 29 ये 4 दिन में हम लोग प्रखंड का विस्तार संयोजक मंडली गठन कर देंगे। वो संयोजक मंडली क्या करेगा? पंचायत के जाके विस्तार करेगा, वहां तक हम लोग जाएंगे, आपको प्रखंड तक आपका साथ जाएंगे। फिर हम लोग का काम, प्रभारी का काम यहाँ खत्म नहीं होता। जितना भी संयोजक मंडली का बनेगा उसका काम यहाँ खत्म नहीं होता है। वहां बूथ का जब विस्तार हो जाएगा उसको सदस्यता अभियान लेना है, यानी जोड़ना है उसको। उसमें एक फॉर्म आएगा जिसमें नाम रहेगा, पता रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, उसका घर रहेगा, आप किसी पार्टी से हैं कि नहीं हैं तो थे किस पार्टी से थे, इस तरह का एक मतलब PDF रहेगा। उसमें आपको सदस्यता अभियान चलाना है, सदस्यता में जोड़ के देना है। यानी आपके पंचायत में अगर 5000 लोग हैं तो आप कितना अधिक से अधिक इस संगठन में आप जोड़ पाएं, ये काम बूथ वालों के रहेगा, एक वार्ड वालों का रहेगा। और उसका मॉनिटरिंग जो है वो पंचायत वाले करेंगे, और पंचायत को मॉनिटरिंग जो है वो प्रभारी करेंगे। डायरेक्ट प्रभारी जिला वालों को भी मॉनिटरिंग करेंगे और प्रखंड वालों को भी मॉनिटरिंग करेंगे। तब तक हमारा काम जारी रहेगा। उसके बाद जब ये काम पूरा हो जाएगा, सदस्यता अभियान तक जब काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रखंड में जो व्यक्ति ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो अच्छा से लगन से काम किया है, उनको हम लोग जिला स्तर पर जो पद होता है उनको देना पड़ेगा, उनको दे देंगे। प्रखंड वाले को, पंचायत वाले में जो ज्यादा एक्टिव था उसको प्रखंड में दे देंगे, जो बूथ में ज्यादा एक्टिव था उसको पंचायत में दे देंगे, और जो पंचायत में एक्टिव था उसको प्रखंड में दे देंगे। ये हमारा प्रारूप है। तो आज हम प्रारूप के बाद अब हम लोग चयन करने का प्रयास करेंगे। तो नाम नहीं, हम लोग एक पेपर भेजेंगे। जो जो व्यक्ति इच्छुक है कि हम अपना प्रखंड से लीड करेंगे और तन मन धन से काम करेंगे, वो व्यक्ति नाम लिख के और दे देंगे। उसके साथ साथ में हमारा 2 चीजें एक है सोशल मीडिया प्रभारी का, एक मीडिया प्रभारी का। जो व्यक्ति अच्छा से सोशल मीडिया को मैनेजमेंट कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं, वो व्यक्ति अपना एक पीछे से लिख देंगे कि हम सोशल मीडिया को अच्छा से हैंडल कर सकते हैं। वो व्यक्ति पीछे लिख देंगे ताकि हमको वो लोगों को सोशल मीडिया प्रभारी बना सके। और ये लिस्ट जो आप देंगे ये हमारे केंद्रीय टीम के पास जाएगी, आज ही जाएगी केंद्रीय टीम के पास, और वहां से आपको एक लेटर पैड में जारी होगा कि आपको कल दिन का कहां से नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ ही आपको एक चीज लाइनअप करना आपके प्रखंड में कि कहां बैठना है और कहां लोग आएंगे प्रखंड का विस्तार करने के लिए। उसका समय, एक का समय रहेगा 10 बजे, और एक दिन में 2 प्रखंड का हम लोग करेंगे विस्तार। तो एक का समय रहेगा 10 बजे और दूसरा का समय रहेगा 3 बजे या 2 बजे, ताकि 3 घंटे के डिफरेंस में हम लोग, ज्यादा दूर तो रहता नहीं, एक प्रखंड है, हम लोग वहां कैप्चर कर सकें। ये हमारा प्रारूप है। बाकी जो मुद्दा है, मुद्दा के बारे में तो आप सब जानबे करते हैं कि हम लोग की लड़ाई किस चीज का है। हमको नहीं लगता है कि उस चीज के बारे में बताने की जरूरत है। बताने की जरूरत है क्या? अगर बताने की जरूरत है तो हम डीपली बता सकते हैं, चाहे 1932 का खतियान हो, चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे विस्थापन नीति हो, चाहे खनन नीति हो, चाहे उद्योग नीति हो, चाहे क्षेत्रीय भाषा, चाहे जितनी भी मुद्दा है झारखंड में, हम सभी मुद्दों के बारे में खुद आंकड़ों के साथ, डाटा के साथ, जो भी डाटा आपको मांगना है, चाहे कहीं भी आप फंसते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या विस्तार करने में कोई परेशानी होगी तो हमें डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे टीम के लोगों को संपर्क कर सकते हैं। 11 टीम में से किसी को भी संपर्क कर सकते हैं। और कहीं अगर आपको लोगों को लगता है विस्तार करने में या लोगों को समझाने में, बुझाने में कहीं आपको परेशानी होती है तो उसमें आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। या किसी तरह के आंकड़े की जरूरत पड़े, बहुत सारा आपको जब विस्तार करने जाएंगे तो बहुत सारा सवाल आएंगे, कुछ सवालों का उत्तर हम दे देंगे, यही दे देते हैं। जो बहुत लोग के मन में प्रश्न उठेगा, कहे कि आप विस्तार करने जब जाएंगे, हम देखिए, हम जहाँ से आते हैं डुमरी प्रखंड के एक नक्सल इन्फेक्टेड एरिया से, मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया इन झारखंड, पारसनाथ के तरहटी से आते हैं। तो वहाँ हमने जो समस्याएं देखी है और हम जो विस्तार कर रहे हैं, जैसे हम संगठन को खड़ा कर रहे हैं, उसमें देखिए संगठन खड़ा करने में आपको क्या क्या परेशानी होगी। पहली बात, पहला परेशानी ये होगा कि लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है
कि हर प्रखंड का एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए जेबी केसेस का। दूसरा, हर पंचायत का जेबी केसेस का एक ग्रुप होना चाहिए। और जेबी केसेस के पंचायत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे पार्टी से हो या ना हो, हमारे संगठन से हो या ना हो, उसको जोड़ दीजिए। उस पंचायत के सभी लोगों को जुड़ा होना चाहिए, ताकि आप जो पंचायत का विस्तार करने जाएं और एक मैसेज सर्कुलेट करें, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। समझे? आप अगर किसी गांव में या किसी पंचायत में कोई आदमी आपका नहीं है, तो वहां कैसे संपर्क करना ये जानिए। एक गांव कनेक्शन नाम का अभियान चलाना है। गांव कनेक्शन मतलब गांव जोड़ो। गांव जोड़ो मतलब किस तरह से करना है कि आप जो चुने गए हैं प्रखंड में, उनका उस गांव में घुस जाना है बाइक लेके, और बोलना है कि हम जेबी केसेस से आए हैं, आपको कोई विचारधारा से हमारी सहमत है तो 4 या 5 10 लड़का को चुनना है। उसको कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, हम फलना दिन विस्तार करने यहाँ पर आएंगे। उसी से टाइम मांगिए। गांव कनेक्शन जब हो जाएगा, उससे उसको व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। फिर जिस दिन विस्तार करना रहेगा उस दिन मैसेज छोड़ दीजिए कि फलना दिन हम विस्तार करने आ रहे हैं। इससे संपर्क हो जाएगा। दूसरा बात है कि वहाँ जागरूकता कैसे आएगा। जागरूकता के लिए अभियान चलाइए, वहां पर जन जागरूकता अभियान, पंचायत स्तरीय जन जागरूकता अभियान, जिसमें आप नहीं, आप लोगों को मत बुलाइए कि आप हमारे पास आइए। आप हैं, आप लोगों के पास जाइए। जब समय मिले अपना काम खेती बाड़ी करते हुए जिस दिन समय मिले उस दिन जाके वहां पर विस्तार कर दीजिए। ये 2 चीजें कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। उसके बाद अन्य समुदाय, एक प्रश्न यहाँ पर आएगा, पहला प्रश्न आएगा जो सबको मतलब हैरान करता है, परेशान करता है, तो उसका उत्तर देते। पहला प्रश्न आएगा कि 1932 जो है लागू नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा प्रश्न आप लोग के बीच में आएगा। जब जाएंगे कैसे लागू होगा, लोग सवाल भी करेंगे। तो देखिए, झारखंड की जो भूमि है 1932 के अलावा या सर्वे सेटलमेंट के अलावा कोई कागज नहीं है, कोई भी कागज नहीं। जितना भी डॉक्यूमेंट हम जांचे परखें, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर झारखंडी परिभाषित होगा, आइडेंटिफाई होगा, तो यही एकमात्र विकल्प है और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। सीधे आप एक शब्दों में कह सकते हैं। ऐसे तो हम 32 के बारे में बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हम यहाँ नहीं समझा पाएंगे। फिर कभी मौका मिलेगा तो समझाएंगे। दूसरा प्रश्न आएगा कि ये जो पार्टी है ये महतो की पार्टी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए 1932 लागू हो जाता है ना, तो किसके बच्चों का लाभ होगा? क्या महतो का बच्चा वीडियो सीईओ बनेगा? क्या महतो का बच्चा नौकरी करेगा? वही करेगा क्या? वही करेगा? नहीं करेगा। सभी का बच्चा अलग करेगा। अरे जिसने नारा दिया है कि झारखंडियों की पहचान, दादा हमारा नारा देने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों ने 2002 में आंदोलन को छेड़ा था। उस समय इन लोगों ने नारा दिया झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान, हमारी पहचान 1932 का खतियान। अगर एक व्यक्ति, एक समुदाय का अगर पहचान रहता या एक जाति का पहचान रहता, तो ये लोग वहां कहते कि महतो की पहचान 1932 का खतियान, यादवों की पहचान 1932 का खतियान, मुसलमानों की पहचान 1932 का खतियान, मंडल का पहचान 1932 का खतियान, आदिवासियों की पहचान 1932 का खतियान। लेकिन ऐसा नहीं कहा, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान, मतलब सभी जाति का। अब देखिए, कुछ आदिवासी हमारे भाई जो है वो भटक रहे हैं, कह रहे हैं कि आदिवासी से हमें 32 लागू होने से क्या लाभ हो सकता है। चलिए लाभ हम बता देते हैं। जनरल की सीटें 100 सीटें निकलती है, 100 सीटें निकलती है। आप अभी देखे होंगे 2016 के टीचर का वैकेंसी अभी 2023 में हेमंत सोरेन की सरकार बांट रही है। नाम अपना गिना रही है कि हम बांट रहे हैं, लेकिन भैया आप जो नौकरी दे रहे हैं उसका क्रेडिट तो ले रहे हैं, लेकिन बाहरियों को कितना नौकरी दे रहे हैं इसका क्रेडिट काहे नहीं ले रहे हैं? इसका भी क्रेडिट तो आपको लेना चाहिए। पलामू में 37 का टीचर का वैकेंसी हुआ, 35 को बाहर के लोगों का हुआ। वो 35 अगर किसी झारखंडी बच्चा का होता तो किसी भी जात संप्रदाय लिंग या धर्म का बच्चा का होता, चाहे किसी मुस्लिम का होता, किसी आदिवासी का होता, किसी दलित समाज के होता, लेकिन झारखंड के बच्चे का होता ना। लेकिन वो काहे नहीं हो पाया आपका? काहे कि आपके पास वैसा पॉलिसी नहीं बना, स्क्रूटनी का नियम नहीं है, आपके भाषाओं का बैरिकेडिंग नहीं है। ये सब चीजें लागू करना पड़ेगा। कुछ अभी एक सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार एक ला रही कानून, सीएलटी में छेड़छाड़ करने जा रही। रघुवर दास के टाइम में हम लोगों ने पूरा विद्रोह किया, उलगुलान कर दिए थे, हम खुद किए थे। अब बताइए, एडवाइजरी कमेटी, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है और उसमें कहा दिया है कि आदिवासियों की जमीन का थाना का जो बैरियर है वो खत्म किया जा रहा है। अरे थाना का बैरियर रहते हुए भी हमारा सारा जमीन आदिवासियों का बिक गया रांची में। अब थाना का बैरियर भी हटा दीजिएगा तो बचेगा क्या? बाबा जी का ढाबा, हाथ में तंबूरा,
कटोरा, अरे सोचने वाला विषय है भाई। बैरियर रहते हुए जब सारा जमीन का अतिक्रमण हो गया तो बैरियर हट जाएगा तब क्या होगा बताइए भैया। सरकार पागल हो चुकी है। अब हम वही पे आते हैं, बोकारो में 12 का टीचर का वैकेंसी हुआ, सॉरी 13 को, 9 को बाहर के लोगों को हुआ जनरल की सीटों में। वो 9 बचता, वो 9 सीट बेचता तो किसका होता? किसी मुस्लिम का बच्चा का होता, किसी आदिवासी का बच्चा। क्या आदिवासियों के जनरल में फाइट करने का अधिकार है या नहीं है? बता दीजिए। अगर उसमें फाइट करता तो कौन बच्चा करता? अरे आदिवासी कैटेगरी में अगर उस सीटें बचता तो कोई आदिवासी बच्चा फाइट करता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपको मानना पड़ेगा कहां से अटैक हो रहा है। देखिए कहां से कर रहा है अटैक, आप समझिए क्या कर दिया है। जो कैटेगरी में फाइट कर रहा है, आपका नंबर अगर जनरल के जितना है, अगर कोई एसटी है उसका कटअप 212 है और जनरल का कटअप 224 है, और 224 कोई एसटी का बच्चा लाया है तो उसको जनरल में नहीं डालेगा, उसको एसटी में ही डाल देगा। षड्यंत्र को समझिए। अरे एसटी वाला तो एसटी में लेगा ही लेगा, जनरल वाला मेरा पहले अधिकार था, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है भैया। बहुत गलत हो रहा है, समझिए, जागिए, जानिए। ये 32 केवल एक जाति विशेष का फायदा नहीं होने वाला है, ये 32 ही सुरक्षा कवच है। देखो जब एक महाभारत से हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। कर्ण तो आप जानते होंगे, कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा योद्धा। उसको अर्जुन तो क्या भीष्म पितामह भी नहीं मार सकता था। तो कर्ण को जब मारना हुआ तो कर्ण को क्या कहा गया कि उसका सुरक्षा कवच पहले ले लिया गया था, क्योंकि अगर सुरक्षा कवच उसके पास रहता तो उसको कोई नहीं मार सकता था। इसी तरह से सीएनटी हमारा सुरक्षा कवच है। अगर इसको भेदा गया तो याद रखिए, आज नहीं हमारा बॉन्ड पेपर है, ले आइए कोर्ट से उठा के पेपर ले आइए, हम बॉन्ड में लिख देते हैं कि आज नहीं झारखंड भौगोलिक रूप से तो रहेगा, लेकिन 40 साल बाद वो गुलाम रहेगा, वो भी बिहार का। लिख के बॉन्ड ले लीजिए, इंडिविजुअली तरीके से आप गुलाम रहेंगे। कागज में आप रहेगा कि आपका झारखंड है, लेकिन शासन सारा बाहरी लोग करेगा। ज्यादातर बिहार यूपी के लोग शासन करेगा, उड़ीसा और बंगाल के लोग शासन आप पे कर रहा और कर रहा है, ऐसा नहीं है। चलिए आप कुछ उदाहरण हम आपको पेश कर देते हैं। यहाँ आपका रांची में 3-4 यूनिवर्सिटी का नाम बता देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने कभी गया? आपके बच्चे पढ़ते होंगे? नहीं पढ़ते होंगे, हमको पता है। मेरा भाई पढ़ता है फिजिक्स में, एडमिशन लिया है, 45 सीट है उसमें, मात्र 3 बच्चा झारखंड का, 42 बाहर का पढ़ रहा है। कहां से? बंगाल का लड़का, उड़ीसा का लड़का, बिहार का लड़का, उत्तर प्रदेश का लड़का। अब बताइए, जगह आपने दिया, जमीन आपने दिया, घर बार आपका उजड़ा, राज कौन कर रहा है? बाहर के लोग। प्रोफेसर की हम बात करते हैं, प्रोफेसर में जितना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितना प्रोफेसर है, 1-2 छोड़ दीजिए, 100 में 98 बाहर के लोग हैं। जगह आप दिए, जमीन आप दिए, और कौन कर रहा है नौकरी? बाहर के लोग। लेकिन उसके लिए नियम कौन बनाएगा? उसके लिए ऐसा पॉलिसी बनना चाहिए ना कि अगर हम जगह दिए, हम जमीन दिए, तो उसमें अगर 100 सीट में एडमिशन होता है तो 90 सीट में हमारे बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। ऐसा पॉलिसी बनना चाहिए था, बनना चाहिए था कि? चलिए रिम्स आप सबको जाते होंगे, सबको रिम्स जाते होंगे। डॉक्टर को छोटा मोटा पोस्ट तो है नहीं, 50 सीट रिम्स में है मेडिकल का। आप आरटीआई कर लीजिएगा, जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए आप आरटी करके निकाल लीजिएगा। 23 सालों बिहार में थे तो जब थे तब तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन बिहार से अलग होने के बाद भी आरटीआई आप कर लीजिएगा। 50 सीटों में से टोटल 45 या 42 सीट बाहर के लोग ले जा रहे हैं, उनका बच्चों का एडमिशन हो रहा है। मेडिकल का सीट कोई छोटा मोटा सीट नहीं है। अगर आप अपने बच्चों का मेडिकल या इंजीनियरिंग कराने चाहते हैं तो मेडिकल के आपको गायनोकोलॉजिस्ट का हम फीस बता रहे हैं आपको प्राइवेट का 60 से 70 लाख रुपया लगेगा मेडिकल कराना। वो सीट कौन ले जा रहा है? उड़ीसा के लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग ले जा रहा है। अच्छा बताइए, रिम्स बनने में जमीन कौन दिया? वो किस जमीन पे बना है? भुइहरी जमीन पे बना है, मुंडारी जमीन पे बना है, फुटकट्टी जमीन पे बना है, कोड़कर जमीन पे बना है। तो ये भुइहारी मुंडारी जो जमीन है ये किसका बाप का था? बलिया छपरा आरा वालों के था? किसी मुंडा का था, किसी उरांव का था, किसी महतो का था ना? तो फिर भैया लड़ाई काहे ना आप लड़ रहे हैं? आप देखिए, अगर हम झूठ बोल रहे होंगे, सामने रिम्स है, आप जाकर पता कर लीजिएगा। हम डाटा पे हमेशा बात करते हैं। चलिए एक यूनिवर्सिटी और खुला है, रक्षा विश्वविद्यालय। रक्षा विश्वविद्यालय में 22 कोर्स होता है। ऐसे कोर्स होता है जिसका आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। फोरेंसिक लैब। फोरेंसिक लैब वो होता है जब किसी का मर्डर हो गया और उसके जांच के लिए जो सैंपल भेजा जाता है उसकी पढ़ाई होती है।
आपके कई बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे, कई बच्चे पढ़ रहे हैं। ये आपका 4 बच्चा पढ़ रहा है आपका ना? हाँ 4 बच्चा। 100 सीट में निकाल लीजिए, एवरेज कितना नहीं, कितना पढ़ रहा होगा? अभी खुला है तो अभी 4 बच्चा एडमिशन हुआ। बताइए, 4 बच्चा पूरा झारखंड से पढ़ रहा है, समझने वाला। झारखंड से नहीं, रांची से है। हाँ जहां से भी है, 4 होगा, 100 में 4 होगा। ये तो दुर्भाग्य है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कानून बनना चाहिए था ना कि अगर 100 में एडमिशन हो तो 90 में हमारे बच्चों का होना चाहिए। 90 नहीं तो चलिए 75 होना चाहिए, कुछ तो लॉ होना चाहिए। एम्स खुला, एम्स का तो माही बाप नहीं है, 55 सीट में एडमिशन हुआ वहां, 55 में 46 बाहर के लोगों का एडमिशन हुआ। कैसे आप कहां जाएंगे? जगह आप दे रहे हैं, जमीन आप दे रहे हैं, सारा जमीन आपका है, लेकिन कौन ले रहा है नौकरी? सब बाहर के लोग ले रहे हैं। इसलिए लड़ाई ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये हमारे साथ साथ आने वाले भविष्य की लड़ाई। आप अगर बच्चों को ग्रेजुएशन करा रहे हैं, पीजी पीएचडी करा रहे हैं, तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? किस दुनिया में जाएगा? आप कर्नाटका जाइए तो सबसे पहले वहां कन्नड़ का प्रेफरेंस है। कर्नाटका भी देखे होंगे आप लोग, हम लोग बेंगलोर गए थे कर्नाटका सभा करने के लिए, देखे थे ना? वहां एक चीज हम बहुत अच्छा चीज देखे, आप एडिडास का शोरूम खुला है, वाइल्ड क्राफ्ट का